इस बजट पर बात करने का मौका दिया है। लेकिन सर, क्योंकि आइन की मुद्दत भी असेंबली की जो है वो इख्तिताम पजीर है, मैं इस मौके पर आपको और आपके किरदार को और आपके जिस तरीक़े से आपने असेंबली को चलाया है उस रवैये और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ सर, बिकॉज़ एज कस्टोडियन ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस आपने जिस तरीक़े से तमाम अरकान कौमी असेंबली को एक नज़र से देखा, आपने पूरा मौका दिया अरकान कौमी असेंबली को कि वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करें, अपने अवाम के मसाइल की बात करें और यहाँ बहैसियत ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली अपना रोल, अपना जो परफॉर्मेंस और अपनी ड्यूटीज़ है वो निभाएं। तो सर, इसमें आपका बहुत अहम किरदार है। आपने सिचुएशन जिस वक्त आके इस कुर्सी को संभाला तो बड़ी केओटिक सिचुएशन थी, लेकिन आपकी जो एक सियासी बसीरत है, जो आपका पॉलिटिकल एक्यूमन है और आपने एक केओटिक सिचुएशन को जिस ग्रेस और डिग्निटी के साथ संभाला सर, आई हैव टू अप्रिशिएट दैट। Sir, I want to also appreciate your secretariat. I want to appreciate each and every officer जिन्होंने ये 5 बरस, बल्कि वो गुज़श्ता 4 बरस जिस तरीक़े से गुज़रे हैं, बहुत नई रवायात यहाँ, अनफॉर्चुनेट रवायात यहाँ कायम हुई हैं और बहुत प्रेशर रहा है सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स के ऊपर भी। यकीनन कोई भी पार्लियामेंट में इसलिए नौकरी नहीं करता कि वो किसी का ज़ाती मुलाजिम होकर रहे। ये एक गवर्नमेंट सर्विस है और असेंबली में काम करना मैं समझती हूँ कि उनके लिए एक और ऑनर होता है, क्योंकि यहाँ लोगों के जो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं, यहाँ पे इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनती हैं, लेजिस्लेशन होती है, तो उनके लिए भी एक बहुत एस्टीम्ड पोजीशन होती है। लेकिन सर, बहुत तकलीफ़ दे अमल से ये 4 बरस गुजारे होंगे सेक्रेटेरिएट ने भी। मैं उनकी काविशों और कोशिशों को भी सराहना चाहूँगी। सर, मैं उन स्टाफ को जो यहाँ मौजूद है, जो हमारे लिए कभी कोई कागज़, कभी कोई पेंसिल लाते हैं और बिल्स आते हैं तो वो लेजिस्लेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं उन तमाम असेंबली के उन मुलाजमीन को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी सर। सर, मैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट करती हूँ जो हमारी तस्वीर बनाते हैं, फुटेजेस बनाते हैं और कार्रवाई को भी नोट करते हैं। तो सर, एवरीवन ट्रूली डिज़र्व्स टू बी अप्रिशिएटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहैसियत गवर्नमेंट के, बहैसियत काबीना रुकन के, मैं भी अपनी उस वो जो एक हमेशा से एक उम्मीद होती है मुलाजमीन की कि उनको इस बजट में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, तो सर मैं भी उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं भी चाहूँगी कि इस गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे फाइनेंस जो मेरे कॉलीग हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी तरफ से कोई अच्छी रिलीफ जो है वो ख़ास तौर पे असेंबली से जुड़े हुए मुलाजमीन को ज़रूर मिले। सो सर, आई विल ऑल्सो पुट इन अ गुड वर्ड फॉर देम इस मौके पर। सर, आप आ जाते हैं बजट। आपको पता है बजट जो है वो जिन हालात में बना है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। डेफिसिट बजट है, पर डेफिसिट बजट का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि ये बहुत बुरा बजट है। यस, आइडियल बजट तो वो होता है कि जो डेफिसिट बजट ना हो, लेकिन गुज़श्ता 4 बरसों में जो इस मुल्क के हालात रहे हैं और ख़ास तौर पे उन 4 बरसों के बाद जो एक बरस एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की कामयाबी के बाद हमने ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। सर, मैं ये नहीं जानती थी एक बरस पहले कि हमें इन कुर्सियों पर बैठना होगा, ये मुझे पता नहीं था। हम उन 4 बरसों के जो मुआशी नुकसान है, इक्तिसादी नुकसान है, उससे हम इतने परेशान थे कि हमारा फोकस सिर्फ उस वक्त कोई आईनी तरीका ढूंढने का था कि हम इस मुल्क के लोगों को कोई रिलीफ दिला सकें। हम वो तरीका ढूंढने जा रहे थे और यकायक पता चला कि जी हमारी तो असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है। हमारा तो मतलब एक गैर आईनी
गैर कानूनी तरीके से असेंबली को ही ख़त्म कर दिया गया है, वो असेंबली ही रहनी नहीं चाहिए जहां से साबिका वज़ीर आज़म साहब को निकालने की आईनी कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा जी ये असेंबली ख़त्म कर दो, वो ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। तो ये तरीका पिछले लोगों ने अपनाया जो कि गैर आईनी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी तरीका था। और फिर उस आर्टिकल 95 की कामयाबी के बाद जो पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, यूं तो बहुत तरीके अपनाए गए, बहुत ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल किए गए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी कुर्सी से हटाने के, लेकिन पहली मर्तबा आईनी तरीका कामयाब हुआ। पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एन अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कामयाब हुआ। उसके बाद सर कहानी सबको पता है कि जो मुल्क के हालात थे उस वक्त ही हम देख रहे थे दुनिया के अंदर और बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे। एक श्रीलंका भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल था। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एक और जो है तकलीफ दे अमल से गुजरे, और इसीलिए बड़ी तकलीफ वाली सिचुएशन में इस वक्त की जो हुकूमत है उसने जिम्मेदारी संभाली। और ये भी आप जानते हैं कि ये यूनिटी गवर्नमेंट है, इसमें एक से ज़ायद जमातें हैं, ये एक मल्टीपल जमातों की यूनिटी गवर्नमेंट है। और इस यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर वो जमातें एक साथ बैठी हैं जो माजी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखती हैं, जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन सर मुल्क के लिए, मुल्क की बका के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हम साथ बैठे और हमने ये तहैया किया कि हम अपने इख्तलाफात को भुला देंगे, अपने डिफरेंसेस को सामने नहीं लाएंगे, हम मुल्क के लिए एक पेज पर होंगे। और यही वजह है हम इस मुल्क के लिए एक पेज पर हैं, और आगे भी अगर हमें इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए एक पेज पर होना पड़ेगा तो हम एक पेज पर ही रहेंगे। सर जहां तक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस अज़म को इतना मजबूत क्यों किया और इतनी ज़्यादा कमिटमेंट क्यों दिखाई, तो सर हमारी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक और बड़ी जमात के कायद के साथ साइन किया, और इन दो जमातों ने ये मिसाल कायम की कि हम अपने इख्तलाफात को भूल सकते हैं, हम अपने तल्ख तरीन तजुर्बात को पीछे रख सकते हैं अगर इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है, सियासत को परवान चढ़ाना है। क्योंकि इस मुल्क में एक इंटेंशनल कोशिश की गई है, एक अरसे से यह कोशिश की गई है कि इस मुल्क में सियासत को ख़त्म किया जाए। इस मुल्क में बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिली, टेक्नोक्रेट को लाओ वो चलाएंगे, सियासतदान करप्ट है, सियासतदान जो है वो इस लायक नहीं है, वो नालायक, ये सारी बातें, ये सब इंटेंशनल, देयर वाज अ प्लान टू दिस। मैं ना जब जनरल ज़िया ने आइन को कागज़ का टुकड़ा, रद्दी का टुकड़ा कहा और इसको डिस्कस ना करे, कोई इज्जतदार आदमी आगे ना आए